जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हस्बैंड से, वो नहीं हो सकता। अ हस्बैंड कैन नॉट बी अ बॉयफ्रेंड। एक औरत अपने हस्बैंड से एक बॉयफ्रेंड लेवल का प्यार चाहती है कि तो उसे ये सोचना चाहिए कि बॉयफ्रेंड के सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके नान नफके की। हस्बैंड अपनी वाइफ के सामने हर हाल में आता है, बॉयफ्रेंड डेट पे आएगा, दुनिया जहाँ का परफ्यूम मारा होगा उसको। तो ये एक कॉस्मेटिक वर्जन की रियलिटी है जो 1-2 घंटे की होती है। असल जिंदगी तो मियाँ बीवी की है। ये कहना कि एक लड़के ने किसी लड़की को इस्तेमाल किया, ये बड़ी बात नहीं है। एक लड़की इस्तेमाल हो गई, इस पर बात होनी चाहिए। उसे तो पता होना चाहिए था ना कि ये किस चीज की भूख है इनमें। तो व्हाई वुड शी फॉल फॉर समवन विदाउट अ कमिटमेंट? कभी किसी मर्द ने ये सोचा है औरत के लिए, मैं इससे अच्छा आदमी इसको इस फेज में मिल सकता था मुझसे, मगर वो गुजारा कर रही है। और एक औरत ने कभी सोचा है कि इस मुझसे ज्यादा अच्छी या मुझसे ज्यादा काबिल और हसीन औरत इसको इस फेज में मिल सकती थी, मगर ये मेरे साथ गुजारा कर रहा है। यहाँ पे 4 शादियां और बहुत सी बातें होती रहती हैं। ये बात कोई नहीं करेगा कि मैरिज का असल एसेंस लॉन्ग टर्म विजन में क्या होता है। So how do you define a happy life? What's a beautiful life for you? A beautiful life is in which both are growing together, both are learning together, both are fighting for something. I think the best version of a beautiful relationship with anybody is that 2 people share a common vision and a goal. It's the best thing in life. अकल आने में हर इंसान को वक्त लगता है, मर्द हो या औरत हो। अगर वो खुद ठोकर खा के समझना चाहते तो लेट हिम भी, खाने दें ठोकर उसको। यही प्यार मोहब्बत है ना कि मैं फिर भी खड़ी हूं तुम्हारे साथ। मकसद तो तुम्हें बात समझाने का था। अब जलने दें, आग में जलने दें, उसको बर्बाद करने दें। तलाक लेके एग्जिट लेके वापस निकलना हमेशा एक ऑप्शन है। बात तो यह ना मर्द और औरत से निभाई कितनी है, चलाई कितनी है। जिस्म की स्मेल से लेके, वॉशरूम एथिकल मैनर से लेके और खाने के तरीके से लेके क्या कुछ नहीं मियाँ बीवी एक दूसरे का बर्दाश्त करते। शादी सिर्फ गुडी गुड बातों का नाम थोड़ी है। शेख, जिस तरह इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर, मामलात के अंदर, इंट्रैक्शंस के अंदर, जब बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है किसी चीज़ के साथ, तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। और जिसको हम उर्दू के अंदर एक मुहावरतन बोल देते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब ये इंसान के साथ हर जगह पे है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, बिजनेस हो, अपने करियर के अंदर कोई चीज़ हो, कोई अचीवमेंट हो उसकी अपनी। हमेशा देखा जाता है कि हमें दूसरे की चीज़ अच्छी लगती है, यानी दूसरे के पास जो है वो ज़्यादा बेहतर है। इसको मैंने अभी रिसेंटली एक मैं केस हैंडल कर रहा था, और उसके अंदर आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस अ पर्सन दैट अ हस्बैंड कैन नॉट बी अ बॉयफ्रेंड। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हस्बैंड से, वो नहीं हो सकता। बॉयफ्रेंड एक खाली एक फेज होता है आपकी ज़िंदगी का। वो आपको खुद, वो खाली आपको कहते हैं ना कि एक गुड इमेज देख रहा होता है। वो आपको 24 घंटे आपके साथ नहीं है। इज़ नॉट 24/7 विद यू एंड थिक एंड थिन के अंदर आपके साथ कोई खड़ा है, ना कोई हिस्ट्री है और ना कोई कमिटमेंट है फ्यूचर की। लेकिन वो लोग रिलेशनशिप्स के अंदर इतने वो फंसे हुए हैं कि उनको पास्ट जो रिलेशनशिप्स हैं अपने, जो कि इलीगल थे, जो कि इस्लामिकली शरीय लिहाज से ठीक नहीं थे, लेकिन आफ्टर उनकी शादियां वगैरह हो गई और उसके बाद भी देर स्टिल कंपेयरिंग कि मेरा हस्बैंड मुझसे वैसी मोहब्बत नहीं करता जिस तरह वो करता था। इसको आप किस तरह डील करेंगे? ये तो जवाब तुमने खुद ही दे दिया ना उसको कि एक 24 घंटे की कमिटमेंट और एक 1 घंटे की कमिटमेंट में फ़र्क है। एंड उस वक़्त अगर वो टोल बढ़ाता जो वो नहीं डाल रहा था आप पर, तो वो भी यही इंसान उस वक़्त उसके फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप की कमिटमेंट पे हमारे बड़े सवाल हैं। सही है, ठीक है जी। और शादी की कमिटमेंट एक अलहदा लेवल की कमिटमेंट है, और रिलेशनशिप और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप जो एक अलहदा कमिटमेंट का नाम है। इधर जो है वो जब हम साथ नहीं भी हैं तो भी हस्बैंड
खादिम है अपने घर का, कव्वाम है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी तब भी है, जब वो घर पे है तब भी है। तो वो एक स्पेसिफिक मूड के अंदर की कमिटमेंट नहीं है, वो एक ओवरऑल टोटलिटियन की कमिटमेंट है। शहर से दूर होगा, घर से दूर होगा, बीवी बच्चों के लिए कमा रहा होगा, मीटिंग्स कर रहा होगा, अपने पैशन को परसू कर रहा होगा, वो टोल है उसके ऊपर हमेशा, कि मैंने जिम्मेदारी का टोल है, एक कमिटमेंट का टोल है कि मैंने देखना है, मैंने ख्याल करना है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस के अंदर, उसकी पैम्परिंग के अंदर जिस तरह वो ख्याल रखता है उसमें कमी आ जाती है कभी कभी ह्यूमनली, बनिस्बत एक बॉयफ्रेंड के जो अपने स्पेसिफिक मकासद के तहत आपसे जुड़ा हुआ है। जी। उसका एक मकसद है, वो मकसद आप फुलफिल कर रहे हो। एक लड़की का साथ में होना माशरे में कूल समझा जाता है, तो वो वहां से फुलफिलमेंट ले रहा है बस आपसे। एक फेमिनिन प्रेजेंस उसको चाहिए दिन में 1-2 घंटे के लिए, वो वहां से फुलफिल कर रहा है। उसकी और जिस्मानी ज़रूरियात हैं, उसका लस्ट है, वो वहां से फुलफिल कर रहा है, आप बस इतनी देर की उसकी कमिटमेंट हो। तो वो इतनी ही अपने दिल में आपको भी कमिटमेंट इतनी ही दे रहा है सिर्फ, कि मैंने अपना 1 घंटे का काम निकालना है, रिलैक्स करना है अपने आप को, चाहे बातों से या किसी और हराम हरकत से, एंड दैट्स इट। उसके बाद जो मेरा 23 घंटे का टोल है ना, उसमें आप ना 23 घंटे आप उसके सर पे सवार हो, और ना ही 23 घंटे पे वो आपको रखता भी है किसी मसले के अंदर। ठीक है, ज्यादा संगीन इश्क आशिकी होगी, वो तो होता है ना कि जब तक अचीव नहीं होती एक चीज तब तक तो वो चाम वो बहुत भी ज्यादा ही हम रहता है। चाम पे बाद में आएंगे, पहले मैं साइकोलॉजी पे आ जाऊं ना, कि एक टोल की साइकोलॉजी बड़ी। यहां पर वो बीवी के साथ नहीं भी है ना, तो भी उसके साथ उसकी बीवी होगी। उसने गैर औरतों से बचा के चलना है अपने आप को। वो चलते फिरते हर जगह मुंह नहीं मार सकता, वो हर औरत को करीब नहीं कर सकता। उसने रोज रात को या महीने की शुरुआत में उसके हाथ में खर्चा रखना है, जिससे उसने घर चलाना है, उसने उसकी ज़रूरियात पूरी करनी है, उसमें उसकी वो बात बर्दाश्त करनी है जो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये वाली फजूल बकवास किसी की बर्दाश्त करे, मगर वो करेगा। और वो अपनी जिम्मेदारी से हट के भी जो है बहुत कुछ उठा लेगा टोल उसका। दिस इज हाउ अ मुस्लिम मैन इज कंडीशन टू डू, कि वो उठाएगा, वो फजूल भी उठाएगा, वो जायज भी उठाएगा, वो नाजायज नकरा भी उठाएगा। वो क्यों उठाएगा ये सोच। पहली तो बात यहां पर ये, तो अगर एक हस्बैंड की कंट्रीब्यूशन को एक बॉयफ्रेंड की कंट्रीब्यूशन से मिलाया जा रहा है, तो ये एक संगीन बेवकूफ़ी है और बहुत ही गैर मुनासिब मुआजना है। इट हैज़ गॉट नो ग्राउंड्स। ठीक है जी। अब आते हैं उस मॉडल के अंदर जहां पे दोनों एक दूसरे आगे खुलते कितना है। हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप के अंदर कोई मतलब नो होल्ड्स बार होता है। आप खुल के बात करते हैं और खुल के सुनाते भी हैं और सुनते भी हैं। कोई फेक नहीं होगा कुछ भी। मियाँ बीवी है ना, वो तुम्हारा लिबास है, आपसे सुना और हम उनके लिबास हैं, सिंपल। ये तो एक पूरी वो वाली पिक्चर दिखाई जाती है जो दिन में सबसे ज्यादा मसनूई होती होगी। आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपना असली चेहरा दिखाएंगे क्या? और फिर मैं देखता हूँ आपके साथ कैसे टिकेगी। ये तो बीवी की हिम्मत और बर्दाश्त होती है कि वो आपके असली चेहरे को जानती है, फिर भी निभाती है आपके साथ। तो दोनों की कंपैरिजन में फैलेसी है बहुत बड़ी। हस्बैंड अपनी वाइफ के सामने हर हाल में आता है, बॉयफ्रेंड डेट पे आएगा, दुनिया जहाँ का परफ्यूम मारा होगा उसने। तो ये एक कॉस्मेटिक वर्जन की रियलिटी है जो 1-2 घंटे की होती है। असल जिंदगी तो मियाँ बीवी की है। तो अगर एक खातून एक औरत अपने हस्बैंड से एक बॉयफ्रेंड लेवल का प्यार चाहती है, कि तो उसे ये सोचना चाहिए कि बॉयफ्रेंड के सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके नान नफके की, आपको पालने की, आपकी कुछ सिक्योरिटी अर्से की। तक तो कर रहा होता है वो इजाफी तौर पे। वो मफादात है ना, वहाँ पर मकासद गलत होते हैं। अभी मेरे सामने एक जर्मनी का केस आया, तो ये आसरे और लारे लपे दे के लड़के लड़कियों के साथ को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये तो माशरे में आज कोई नई बात थोड़ी है। तो
तो ये कहना कि एक लड़के ने किसी लड़की को इस्तेमाल किया, ये बड़ी बात नहीं है। एक लड़की इस्तेमाल हो गई, इस पर बात होनी चाहिए। उसे तो पता होना चाहिए था ना कि ये किस चीज़ की भूख है इनमें। तो वो वल्नरेबल होगी तो ये तो आएंगे खाने के लिए, इनका तो काम ही यही है। अपनी जगह मुजरिम है, लेकिन वो तो जुर्म है ही है ना उसका, वो तो करेगा वो तो आप छोड़ देना उसको, तो उसको बाय नेचर ही ऐसा बनाया हुआ है। तो इसका काम था ना बचा के रखना अपने आप को, ये शिकार ना हो जाए किसी का। तो वाई वुड शी फॉल फॉर समवन विदाउट अ कमिटमेंट? वाई वुड यू वांट टू हैव एनी? और फिर दूसरी बात तो ये मेरे ख्याल से इट्स इनफ यहाँ तक के लिए कि दोनों मॉडल्स की इंटेंसिटी और उसकी शिद्दत और उसके लवाजमात का बहुत फ़र्क है। असल में जहाँ मवाजना ये शुरू हो रहा है ना, वो एक्चुअली उस चार्म के अंदर है कि गिफ्ट शेयरिंग नहीं हो रही हस्बैंड वाइफ के अंदर उतनी जितना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अंदर होती भाई थी। कहने का मेरा मतलब एप्रिसिएशन नहीं हो रही होना चाहिए। इसके लिए वेस्ट ने बड़े बड़े वैलेंटाइन डे जैसे डे बना के मैं इस बात पे मानता हूँ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो चीज़ होनी चाहिए ना वो ये है कि दो इंसानों ने आपस में रहना है ना, तो ये गिफ्ट शेयरिंग और ये वाली अपनी जगह होती। बॉन्ड, मेरा जो पेच है वो बॉन्ड है या नहीं, जो मैंने हमेशा हर मैरिज को मसले को आज तक सॉल्व किया, तुम लोगों को सारों को देखा है यहाँ पर, क्या मियाँ बीवी आपस में दो जिस्म एक रूह बन चुके हैं या नहीं, ये होती है बात। बल्कि मैं तो एक ऐसी बात करूंगा कि इस पे बहुत से लोग कहेंगे कि आप जैसे आदमी से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की बात। मैं तो ये लगता है कि कुछ शादियों में मैंने ऐसा देखा है कि जो लड़का जो हस्बैंड कलर पहनेगा ना, इत्तफाकन वाइफ भी उसी दिन वही कलर पहन लेगी। अब इसका कोई अकीदे से या कोई जिंक्स और सुपर नेचुरल सुपरस्टिशन से ताल्लुक नहीं है, लेकिन अल्लाह इतनी उनका जोड़ पक्का कर देता है कि वो जो कलर का कपड़ा पहनते हैं ना वो अपने लिए सेलेक्ट करेगा, वो अपने वार्डरोब से करेगा। दोनों आगे भी जब तैयार हो रहे होंगे ना किसी दावत में जाए, दोनों का कलर ही एक जैसा हो जाता है। हमेशा ये हो जाता है लोगों के साथ विद सम पीपल। मसला ये था कि दो जिस्म अपनी इंडिविजुअलिटीज को छोड़ के दोनों एक हो जाते हैं। ये बॉन्ड स्पिरिचुअली कि वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वो उसके बगैर नहीं रह सकता। ये है असल एहसास जिसके तहत एक इंसान जिंदगी गुजारता है। जिंदगी इस चीज पर नहीं गुजारी जाती कि इसने मुझे तोहफे कितने दिए हैं, इसने मुझे गिफ्ट कितना दिए। मैं ये होना चाहिए। इट इज वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ अ गुड रिलेशनशिप, बट द होल रिलेशनशिप इज स्टैंडिंग ऑन स्पिरिचुअल बॉन्ड। कि अभी मेरी जो है ना वो सर्जरी हुई है और मैं रिकवरी रूम में जब था तो वहां पता चलता ना कि किसकी याद आई है कि इंसान को सबसे पहले, और वो किस हालत में आपके लिए खड़ी हुई है। मतलब ये देखने वाली चीजें होती है ना भाई कि हल्की सी तकलीफ के ऊपर उसका क्या रद्द अमल है अपनी बीवी की, और हल्के सी परेशानी में बीवी का क्या रद्द अमल है। अगर ये नहीं है और उसके बाद भी एक गिफ्ट्स चल रहे हैं और एक वो जवानी वाला चार्म चाहिए, तो आई थिंक एक एज के साथ ग्रेसफुली मैच्योर होना चाहिए। ठीक है, कभी मियाँ बीवी का प्यार ख़त्म नहीं हो सकता, उसमें ये टच होना चाहिए कि वो आपस में वो बच्चों वाला प्यार रहे उनमें, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन ऑफ द सोल्स। वो कितनी हुई है, तो कितनी शादियाँ उनमें मैं सुबह शाम सुनता हूँ, सुन के तो इतना ज़्यादा मैं इस माहौल में हूँ, है ही नहीं, वो टच ही नहीं है, वो बॉन्डिंग ही नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है कि बस वो दे दिया अपना आप किसी को और वो उसके दोनों इंटीग्रेट हो गए हों एक के अंदर। मैं तो बहुत कम मिलता है सोसाइटी में। लेकिन आपने ही ये बात सिखाई थी कि हमेशा जो आपके वैक्यूम्स होते हैं लाइफ के अंदर वो आपको आपके जो है वो अलाइनमेंट या फिर आपके फोकस को आउट करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम नॉट गेटिंग दैट अप्रिसिएशन इन माय मैरिज, और वो मुझे जुमले अगर मुझे नहीं मिल रहे और मुझे वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, तो मैं बाहर तलाश करूँगा। इन द मोमेंट आई विल गेट इट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मैं वहाँ पर अट्रैक्ट होऊंगा। तो ये इसको किस तरह डील करें कि उसको आदत है कि इलेजिटिमेट रिलेशनशिप्स की, कि वहाँ पर चार्म भी था, वहाँ पर अप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर ऑल लवी डवी माहौल था, और जो है वो ख्वाब दिखाए जाते थे और देखे जाते थे। और एक आपको पता है पाकिस्तान इंडिया के अंदर एक शादी जो है वो डिफरेंट फेजेस से गुजरती है। ये ऐसा कुछ नहीं था पहले जिसको दिखाया गया। तो अ पर्सन हु इज इन हिज थर्ड और फोर्थ ईयर ऑफ मैरिज, उसको अगर वहाँ पर इस तरह के अप्स एंड डाउन्स अब दिख रहे हैं और वो समझ के आया था कि ज़िंदगी वैसी होगी, हैप्पीली एवर आफ्टर होगा, तो इस चार्म के ना होते हुए वो अपने आप को जो है वो कैसे इस्तकामत देगा और कैसे वहाँ खड़ा रखेगा।
आई होप मेरा सवाल आपको समझ आया। हमारे माशरे की एक तरबियत के अंदर बहुत बड़ा नक्स ये है कि हम इंसान के इर्तिका को नहीं समझाते उसको, कि इंसान मेंटली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली इवॉल्व करता रहता है, एक नया इंसान बनता जाता है। कायनात की हर मखलूक अपनी खाल उतारती है और फिर एक नई खाल चढ़ाती है। लॉबस्टर से लेके, सांप से लेके, दुनिया का हर मखलूक अपना एक औरा उतारती है और फिर नया पहनती है। इंसान भी अपनी एक खाल उतारता है, अपने फ़हम की, अपनी फरासत की, अपने शऊर की, अपने मिजाज की, अपनी तबीयत की, अपनी रैशनैलिटी की, और एक नई खाल पहनता है फिर से इंसानों की। इंसान के उसूल, इंसान की ज़िंदगी में लाइक्स, डिसलाइक्स, उसके मिजाज, उसकी ख्वाहिशात, उसकी पसंद, उसके जज्बात हर वक्त बदलते रहते हैं। वही इंसान जो 22 साल में एक चीज़ को पसंद करता है, शायद वो 30 में ना करता हो, और 35 में वो एक अलग मखलूक। तो ये क्यों नहीं समझाया जाता हमारे बच्चों को, आने वाले बच्चों को, और हमारी दौर के जो पीयर्स और कोलीग्स हैं उनको, हमारी जो हम उम्र है, कि भाई जो तुम 10 साल 15 साल पहले थे वो आगे नहीं होगे, और उसके बाद अगले 5-10 सालों में शायद वो चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी जो पहले लगती होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक 25-40 साल की ज़िंदगी किसी के साथ गुजारनी है तो वो एक सिंगुलर डायरेक्शन और मोशन ओरिएंटेड नहीं हो सकती कि मेरी एक ही चीज़ 50 साल ये पूरी करेगा तो मैं इसे हैप्पी मैरिज का नाम दूंगी। ये बेवकूफ़ाना सोच है। बच्चों की तरबियत में अगर यही हम आज डाल दें ना कि मेरी लाइफ के फेजेस, मेरे सरकमस्टेंसेस, मेरे इर्द गिर्द का माहौल, मेरे इर्द गिर्द के हालात ने बदलना है आगे, और उन हालात के बदलने के अंदर मेरी बहुत सी चीज़ें हिट भी होंगी, डेंट भी होंगे, कुछ चीज़ें इवॉल्व होंगी, कुछ मुझे अपनी खाल उतारनी पड़ेगी। तो उन वक्तों के अंदर मेरे लिए कन्वीनियंस क्या होगा। एक हस्बैंड आज वक्ती तौर पर 10,000 गलतियां कर रहा हो सकता है 5 साल के अंदर जो आप में चेंज आने वाला है या जो आपके हालात तकदीर के लिहाज से बदलेंगे उसके अंदर इससे अच्छा इंसान ना हो। तो शादी को इन्वेस्टमेंट मॉडल के साथ क्यों नहीं चलाते ये लोग कि भाई मैं आज ये बीज डाल रहा हूं और इसकी मैं जो है वो फसल जो है ना 10 साल बाद खाऊंगा। ये पूरी जो अभी नस्ल आ रही है ना, जो जेनजी ले लें आप, जेन अल्फा ले लें, गामा शामा पता नहीं क्या इन्होंने बना दिया आगे से, हमारे वाले मिलेनियल्स ले लें, इनमें सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ की बुनियाद ही नहीं रखते। तरक्की चाहिए इनको 2 मिनट में चाहिए, दुनिया पे उरूज चाहिए 2 मिनट में चाहिए, इनकलाब इनका 2 मिनट का, इनके स्पीकर्स 2 मिनट के इनकलाबी, हर लिहाज से इनकी ज़िंदगी में तेज़ियाँ, इनको दौलत पैसा शोहरत सब कुछ चाहिए। ये इस सोच से काम ही नहीं करते कि ये मुझे एक मेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से एक मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। शादी ने इंसान की बहुत से मसाइल को एड्रेस करना होता है जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा आगे जाए, और इसके अंदर हर फेज में 100 की डील नहीं हो सकती कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हर मॉडल में। ये आप ये क्यों नहीं देखते कि भाई मैं शायद उसके लिए इस मॉडल में 100% नहीं हूं। कभी किसी मर्द ने यह सोचा है औरत के लिए कि मैं इससे अच्छा आदमी इसको इस फेज में मिल सकता था मुझसे, मगर वो गुजारा कर रही है। और एक औरत ने कभी सोचा है कि इस मुझसे ज्यादा अच्छी या मुझसे ज्यादा काबिल और हसीन औरत इसको इस फेज में मिल सकती थी मगर ये मेरे साथ गुजारा कर रहा है। तो इससे मैरिज जाती है उस फेज के अंदर कि भाई रिस्पेक्ट क्रिएट होता है कि लेकिन जब इंसान के अंदर ये वाली एरोगेंस होगी ना कि मेरे से अच्छा इसको मिल नहीं सकता था, और वो कहेगी मेरे से अच्छी इसको मिल नहीं सकती थी, तो वो फिर ये नहीं देख रहा होता कि कॉम्प्रोमाइज, एक कॉम्प्रोमाइज वो होता है जो रवैयों में कॉम्प्रोमाइज, एक कॉम्प्रोमाइज होता है जो दिल की चाहत का कॉम्प्रोमाइज होता है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के घर को जब देखा जाके अल्लाह के नबी ने, तो वहां पर एक औरत वुजू कर रही थी जन्नत में, तो आप सल्लम पीछे हट गए। उन्होंने कहा अभी तुम्हारी औरत घर की औरत थी, मैंने हया की वहां पर। तो आप हजरत उमर ने कहा मैं आप पर हया करता हूँ, आप पे हर चीज़ की हया है, आप कौन हो, आपकी तो हस्ती इतनी बड़ी है। तो हजरत उमर रो पड़े इसके ऊपर। कितनी चीज़ें होंगी जो औरत नहीं कभी बताएगी जो वो चाहती थी अपने मर्द के अंदर। तो मर्द अपने आप को इतना कामिल और माचो जो समझ रहा है, क्या पता कि उसको तुझसे अच्छा मर्द मिल सकता था, और वो जा सकती थी उस ऑप्शन पे, गुजारा किया ना उसने। जिस्म की स्मेल से लेके, वॉशरूम एथिकल मैनर से लेके, जुबान और खाने के तरीके से लेके, क्या कुछ नहीं मियाँ बीवी एक दूसरे का बर्दाश्त करते। इन्वेस्टमेंट होती है ना कि भाई मैं इस पौधे को यहाँ पर इतना
ग्रूम करूंगी, इसको इतना स्टाइलिश बनाऊंगी, इसको इतना एलीट बनाऊंगी, ये सब चीज़ें दोनों इन्वेस्ट करके चल रहे होते हैं। तो देयर आर 50 थिंग्स। असल चीज़ होती है कि क्या सही जगह पे बीज डाला है नहीं डाला। ये सारी बातें कि वो एक ज़मीन के ऊपर 40 मन उगता है, 50 मन उगता है या 30 मन उगता है, अब एवरीथिंग द बेसिक सॉइल टेस्टिंग। अगर ज़मीन ठीक है और वो इतना पोटेंशियल रखती है कि वो 40-50 मन गंदम दे सकती है 1 एकड़ के ऊपर, फिर आगे बीज की क्वालिटी, किसान की मेहनत, फर्टिलाइज़र और यूरिया और DIB और क्लाइमेट चेंज और वेदर फोरकास्ट और बारिशें और ये टिड्डी और ये लोकस्ट और ये इंसेक्ट पेस्टिसाइड, ये बात की कहानी। बेसिक सॉइल तो ठीक, अगर दोनों का बेसिक जोड़ में एक बेसिक खड़ा हुआ है तो उसको तो बिल्ड करना पड़ता है। फिर वो बिल्ड करने में एक पूरी 150% मेहनत है, कोई 8-10 सालों की। दोनों भाग रहे हैं उससे, तभी तो जाके वो बॉन्ड नहीं मिल रहा। और वो ये कह रहे हैं कि भाई 4 साल के ऊपर मैं अब इस नतीजे पे पहुंच चुकी हूँ या पहुंच चुका हूँ कि मेरी शादी एक अजाब और कैटेस्ट्रॉफी। नहीं, शादी सिर्फ गुडी गुड बातों का नाम थोड़ी है। मैं एक कपल को जानता हूँ, वो डिजास्टर था 25-30 साल का, एक स्पेसिफिक एज में एंटर होने के बाद जन्नत बन गया दूसरे के लिए, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटीज बदली और उन प्रायोरिटीज में वो दोनों एक दूसरे के लिए फिट थे जो 30 साल कभी नहीं फिट हुए, लड़ते रहे सारी जिंदगी। सो व्हाई डोंट यू हैव दिस काइंड ऑफ, ये बात भी आपने नहीं सुनी होगी कभी सोशल मीडिया पे इस तरह बात करते, यहाँ पे 4 शादियां और इससे जोड़ देना और बहुत सी बातें होती रहती। ये बात कोई नहीं करेगा कि मैरिज का असल एसेंस लॉन्ग टर्म विजन में क्या होता है। तो मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है कि आप 4 साल की शादी के ऊपर ही आपको लगता है कि मैं फर्दर, तो इसका मतलब है ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी मैरिज में। मैरिज में क्या, यही चीज़ अगर हम रिलेशनशिप से हटाएं और अपने करियर्स में लेके आ जाएं तो हमेशा आपको लग रहा होता है कि मेरा पैकेज जो है वो हल्का है और फलां कंपनी में पैकेज जो है वो अच्छा है। हम बहुत सारी चीज़ों का जब मवाजना करते अभी हैं, जो मैंने बात की है समझ आई तुम? जी बिल्कुल आई। इसमें कोई गलती है? नहीं, आई एग्री विद यू कि एवरी फेज इज नॉट परफेक्ट, द होल पिक्चर इज परफेक्ट, और उसके लिए टाइम लगेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जिंदगी कोई 10-5 साल की थोड़ी है, जिंदगी तो 30-40 साल की है। मौत तो कभी भी आ सकती है, इसका मतलब हम अपना नेचुरल लाइफ स्पैन प्लान ना करें। मरने को तो मैं अभी इस रूम में भी मर सकता हूँ। कहने का मेरा मतलब ये है कि एक आदमी की नेचुरल 60-70 साल की जिंदगी है। 20-22-25 साल की उम्र में वो अगर शादी भी करता है 25 की उम्र में, तो आगे 25-30 साल उसने गुजारने हैं उसके साथ। बल्कि मैं तो अभी उस दिन कह रहा था भाभी को तुम्हारी कि भाई 17 साल तुम मैं अपने घर में रही हो, 17 साल तुम मेरे पास, आधी जिंदगी तो मैंने रखा है तुम्हें, आधी जिंदगी मेरे साथ है, आधी उनके साथ है। अब इससे आगे जितनी जाएगी तो अब उनकी कम हो जाएगी और मेरे साथ शायद 20 साल 25 साल की। तो एक बड़ा अरसा आपने एक इंसान के साथ गुजारा है, उसमें बहुत फेजेस थे वो भी, और उसमें बहुत गलतियां मेरी तरफ से भी होंगी। लेकिन आज पूछे ना उस औरत से कि आज वो सुख में है या नहीं, उन सारी डिस्क्रिपेंसीज के साथ भी, कि मैं मिजाज मेरा, गुस्सा मेरा, ओवरऑल मेरे एटीट्यूड का इशू, जो भी मेरी जिंदगी तुम सारों ने भी देखी है, सबने देखी है। आज कितने लोग, आज के शेख आतिफ को आप लोग देखें ना, जो आपने एक टाइम पर मेरे साथ चलने के लिए बेयर किया है, उसका फ्रूट आप लोग आज खा रहे हो ना। लेकिन उस दौर के अंदर वो बहुत हैवी था, बहुत टोल था मेरे साथ चलना उस टाइम पर। मेरे जैसे मिजाज के आदमी के साथ चलना कोई आसान काम थोड़ी था। दिमाग घूम गया, चलो भाई चुको सामान थे भाई, मैं, लोगों ने उसको, किसी ने एरोगेंस का नाम दिया, सेल्फ एस्टीम। इट वाज वेरी डिफिकल्ट वॉकिंग विद मी बैक इन 2010 and 12, बट लुक एट वेयर अल्लाह हैज ब्रॉट अस नाउ। एवरी पर्सन इन द सिस्टम इज एंजॉइंग द पर्क्स। कि मैं इस मॉडल में सबसे फीजिबल आदमी, कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल नहीं है एक मेरी सोच कि भाई मैं इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं देखता चीज़ों की, तो ये स्ट्रगलिंग वक्तों के अंदर अकाउंट्स के डिपार्टमेंट का दिमाग घूम जाता होगा इसके ऊपर। आज उसका फायदा ये है कि भाई आप कुछ भी कर रहे हो तो मैं आपकी तरक्की के अंदर, मुझे अपने सिस्टम में किसी से कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। कर रहा है ठीक है, बना रहा है, करे, करता जाए। तो जो एक केयरलेस एटीट्यूड है ना कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो ये एक टाइम पर इससे मेरी दुश्मनियां कितनी हो गई, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। आज जब एक सिस्टम इतना बड़ा अल्लाह ने मेरा कर दिया, उसका फायदा नोट कर लें कि मैं बॉदर ही नहीं करता किसी को। सच अ केयरलेस एटीट्यूड कि ठीक है जो कर रहा है ठीक ही कर रहा होगा। तो हर मिजाज हर दौर में मुख्तलिफ तरीके से आपको कॉम्पनसेट कर रहा होता है। तो अगर एक मिजाज आपके हस्बैंड का पहले 4 सालों में आपको जहर लग रहा है, हो सकता है उसने 10वें साल की शादी के बाद तो आप सर पे बिठा लें उसको
इसकी एक मिसाल, इसके लिए रीडिफाइन करना इसके लिए एक मिसाल देखें ना, अब भाभी इंट्रोवर्ट है, नहीं ज्यादा बात करती, कंपोज है, इंट्रोवर्ट भी नहीं कहूँ, कंपोज है, बस एक उसमें है, मैं बोल्ड हूँ, लाउड हूँ, बात करता हूँ हिसाब किताब, तो इसके नुकसानात बहुत हैं, बहुत जगहों पे मैं बात कर जाता हूँ और बात महंगी पड़ जाती है। लेकिन आज इस बात का तो उन्होंने भी फायदा उठाया ना कि कितने ईवल्स होते हैं जिसको जब मैं मुंह देने जाता हूँ तो शी फील सो हैप्पी कि ऐसे मैंने मारा है। तो भाई ये भी तो मानो ना कि इस जिन को मुंह मैंने दिया है। सही है। आपने तो अपने आप को चेंज नहीं किया किसी जगह के, मैं बैड सेंस में नहीं, आई लव द पर्सनैलिटी अल्लाह इज गिवन हर, बट एट मेनी प्लेसेस यू शुड हैव कन्फ्रंटेड योर ओन डीमन। उधर भी मैं ही कन्फ्रंट कर रहा हूँ, इधर भी मैं ही कन्फ्रंट करूंगा, तो इसके ऊपर कितना सुकून है। इसी तरीके से मुझे कितना कंफर्ट है इस चीज का होने से कि फॉर एग्जाम्पल मैं कभी कभी कहता था तुम्हारी भाभी को कि तुम जो है ना किसी का बुरा याद नहीं रखती हो, याद रखना चाहिए अगले ने क्या किया। आई कैन ऑलवेज फॉरगिव बट आई कांट फॉरगेट। उसका सबसे बड़ा फायदा मुझे, वो मेरा ही बुरा याद नहीं रखती, तो मैंने उसका फायदा उठाया ना कितना। दैट्स हाउ शी इज वेरी सो फॉरगिविंग कि वो माफ कर देती है, वो सबका ही कर देती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था तो मेरा भी उसमें आ गया। तो इस तरह क्यों नहीं देखते आप मैरिजेस को कि आज जो चीज आपको बुरी लग रही है कल को आपके फायदे में हो सकती है। आप एक इंसान को टाइम तो दो ना अपनी मेच्योरिटी पे आने का। और जो आपके माइंड में एक फैंटेसाइज वर्जन है मैरिज का, दैट इज नॉट द ओनली थिंग जो आपको 5 साल बाद भी चाहिए होगी या 10 साल बाद भी उसी लेवल पे चाहिए होगी। जिस तरह आपने कहा, हमें रीडिफाइन करने की अगर हम असली जिंदगी के ऊपर मूवीज बनाना शुरू करते हैं ना, जिन्हें आर्ट मूवीज कहते हैं, तो आप इनका बिजनेस ही बंद हो जाएगा मूवीज का। इनका मंजन ही पाकिस्तान के। सो हाउ डू यू डिफाइन अ हैप्पी लाइफ? व्हाट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ फॉर यू? A beautiful life is in which both are growing together, both are learning together, both are fighting for something, both are sharing together. They are I think the best version of a beautiful relationship with anybody is that two people share a common vision and a goal. It's the best thing in life. If my team over here doesn't share the same vision with me, अजाब होगा ये मेरे लिए इस ऑफिस में बैठना अजाब होगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे ख्वाब को, मेरी स्ट्रगल को, मेरी वैल्यूज़ को शेयर ही नहीं करते मेरे साथ। एक बाप के लिए एक औलाद की इससे बड़ी क्या अजाब हो, उसके बाप का विजन ही औलाद शेयर नहीं करती। और बीवी अगर उसके विजन में उसके साथ नहीं है, उसकी वैल्यूज़ में उसके साथ नहीं, आई थिंक द बेस्ट, आई वुड डिफाइन द बेस्ट हैप्पी मैरिज इज टू पीपल शेयरिंग कॉमन थिंग्स इन लाइफ। और उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स होते हैं और सारे वो तो है ना। जब प्यार होगा, मोहब्बत होगी और इनफॉर्मेलिटी होगी तो फिर बकवास भी करेंगे ये दोनों एक दूसरे से। दे गोना गेट बिलो द बेल्ट एंड होता है, फिर मनाना भी पड़ता है। लेकिन मैं आज एक और बात बता दूं, जो रिलेशनशिप्स के अंदर हो, चाहे शादी की हो या नॉर्मल हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने आज तक, मुझे जो लगता है बहुत बड़ा है, वो ये है अच्छाइयां याद नहीं रहेंगी, बुराइयों का पुलंद। मैं किसी भी इंसान से बात करता हूं ना, मैं केस ही सुनता हूं, मैं पहले यहां से जज कर लेता हूं कि यार इसने एक अच्छी बात नहीं की। सही है, एब्सोल्यूट। तुमने पूछा था ना किसी से, एक अच्छाई भी नहीं है। उसने कहा 99% तो है, 1% जो अल्लाह से ही लेना जाके, बेनिफिट ऑफ डाउट। तो यहीं से आप समझ लें कि केस में कितनी खराबी है। मेरे पास बहुत मैरिज की तो हर बार लगी हुई है, मैरिज काउंसलिंग्स की। मेरा एक्सपर्टीज भी इसमें इन सालों में ज़्यादा रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है कि इंसान जब ये कहता है कि मुझे लगता है मेरी गलतियों से वो दूर हुई है मुझसे। मर्द अपना केस सुना रहा हो ना, तो जब वो ये कहता है ना, अभी जो रिसेंटली मैं एक केस किसी का स्टडी किया, मुझे अच्छा लगा। उसने कहा कि शेख साहब वो मेरी गलतियाँ थी, मैं नहीं समझ सकता। I'm so happy listening. What a true man he is. I made दुआ for him. अल्लाह इसको तो इसके साथ ना कर ऐसे, इसको तो वापस दिला दे इसकी बीवी। उसने एक्सेप्ट किया कि मेरी गलती है, मैं मानता हूँ मैंने हैंडल सही नहीं किया। इधर तो लोग आके सुनाते हैं इस तरीके से, कोई खैर, सारे गुनाह सामने वाले, कोई खैर नहीं है उसके अंदर। मैं इसको फेल्ड मैरिज समझता हूँ, फेल्ड रिलेशनशिप समझता हूँ कि अगर आप, सबसे पहली बात है आपके अंदर उसी दिन सबसे बड़ा तकलीफ होनी चाहिए कि मुझे अपने घर का चिट्ठा किसी और के आगे खोलना पड़ा, उसी दिन मौत आ जानी चाहिए। तो आई थिंक
people with high integrity and high self esteem, they feel really weird talking to other people कि यार मैं अपने घर के हालात खोल रहा हूँ किसी के आगे। तो सोचें कि अगले के आगे खोल के अपना पेट नंगा कर रहे हो, तो घर में बैठ के थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी से रिजॉल्व हो सकता था इशू, तो क्यों नहीं किया? इसके अंदर गलत फीडिंग जो पीछे से आ रही है, गलत दोस्त या गलत ससुराल या गलत मैका, औरत का मर्द को गलत चीज़ों की काना फूंसी की वजह से उसने बर्बाद कर लिया। हालांकि अब आप हमारे पास आके हमारी सख्त बातें भी बर्दाश्त करोगे, तो पहले ही थोड़ा सा बैठ के थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कर लेते तो चल जाता काम। लेकिन नहीं, माइंड में इतना परफेक्शनिज्म घुसा हुआ है कि नहीं, इस फॉर्मेट में ही मुझे मेरा स्पाउस मिलेगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी, इसके अलावा नहीं। बस मैंने I'm just talking to I talk to 50-year-old, I talk to 55-year-old, I talk to 45-year-old. I find the biggest thing that I ask कि this would have, आपको ये मसला 22-25 में आके स्ट्रक कर गया होगा, आपने 25 साल खींचा है इसको, 25 साल स्टक अप रहे हैं आप अपने अंदर, आपने इवॉल्व नहीं किया, आपने ये नहीं देखा कि मेरे ख्याल से जिन्होंने दुनिया कॉन्कर की है वो बहुत इवॉल्व होने वाले, एडजस्ट करने वाले, फ्लेक्सिबल, और उन्होंने चलाया है। और आप सल्लल्लाहु की भी हदीस है ना कि ख़वातीन को आप बदलने की कोशिश मत करें, चलाएं मामले को। अब इसके पीछे बड़ी फ़िक्र और हिकमत है। चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को आग लगा दें, कि नहीं, आप वक्त दें उसको, उस बात को समझने का। कितनी जगह होता है, मैं भी समझाना चाहूँ किसी को, तो आगे से वो, या हस्बैंड को औरत समझाना, वेट करें उसको। अकल आने में हर इंसान को वक्त लगता है, मर्द हो या औरत हो। अगर वो खुद ठोकर खा के समझना चाहता है तो लेट हिम भी, खाने न ठोकर उसको। यही प्यार मोहब्बत है ना, कि मैं फिर भी खड़ी हूं तुम्हारे साथ। मकसद तो तुम्हें बात समझाने का था, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि पैसे इस तरह बर्बाद करने से बीवी बच्चों का नुकसान हो जाएगा, नहीं समझ आ रहा। अब जलने दें, आग में जलने दें, उसको बर्बाद करने दें। तलाक लेके, एग्जिट लेके वापस निकलना हमेशा एक ऑप्शन है। बात तो यह ना, मर्द और औरत से निभाई कितनी है, चलाई कितनी है। यानी अभी तक जो आपकी बात समझाऊं कि हमारा जो प्री डिफाइंड पहले से एक सांचा होता है माइंड के अंदर कि भाई सामने वाला ऐसा होगा या ऐसा होना चाहिए। अब आप ये कह रहे हैं कि उसको उस सांचे में आने के लिए थोड़ा टाइम दो। कुछ लोग 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी तुम्हारे उस जो तुमने जो फैंटेसाइज एक क्रिएट की हुई होता है कि इस तरह का होना चाहिए, वो हो जाता है। थोड़ा वक्त दो। अब इस वक्त ना देने के ऊपर और वो याद करना कि जो एक्सटर्नल उसके पास ऑप्शंस थे, या दूर के ढोल सुहाने कहीं दिख रहे थे उसको, या सुनाई दे रहे थे, या फिर कुछ ऐसी जहाँ पे कमिटमेंट्स नहीं थी और खाली ग्लैमर था वो अट्रैक्ट कर रहा था, तो उसको वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए एक सब्र, दूसरा उस्ताद, मेंटोर होना चाहिए, जो जिसके साथ आप कर सकें भाई मैं किस तरीके से एडजस्ट हो सकूँ, अडेप्टेबल हो सकूँ, क्या चीज़ें हैं जो वक्त के साथ डेवलप हो जाएंगी, कि क्या चीज़ें हैं जो मुझे जहाँ पे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेंगी अपनी जिद कि भाई। और आखिर में ये तो है ही ना कि दुनिया है, जन्नत तो नहीं है, हर ख्वाहिश दुनिया में पूरी नहीं हो सकती, कुछ आपको आखिरत के लिए रखनी है। दिस इज व्हाट आई कॉम्प्रिहेंडेड विद द टॉक दैट यू हैव गिवन। देखिए, फिर एक और अजीब हमारा तो दिमाग ही अजीब तरीके से सोचता है। सबसे बड़ा बेसिक पे चला जाता है मसला, माशरे में ना औलाद की तरबियत ही ठीक नहीं कर रहे हम लोग। 2 किस्म के डीएनए होते हैं, इंटेलेक्चुअलिज्म और मिजाजों के, स्पिरिचुअल डीएनए जिसे हम कहते हैं। एक है वो जो मूवर्स एंड शेकर्स एंड हसलर्स एंड एडजस्टेबल मटेरियल्स होते हैं। सही है। तुम यहाँ एक उम्र में मेरे साथ जुड़े और तुमने उसके अंदर एक अल्लाह ने मिजाज दिया था, या आसमानी था या खुद बना, या क्या चीज़ थी कि तुमने एक आदमी के साथ किसी सिस्टम के साथ एसोसिएशन की और सारी ज़िंदगी एडजस्ट करते 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 एक मुकाम अल्लाह ने दे दिया। आज माशाल्लाह तुम्हारा MBA भी हो गया, आज ही की तारीख में, कांग्रेचुलेशन ऑन दैट। और उसके मुकाबले में अभी पिछले दिनों एक और शख्स का जिक्र भी कर रहे थे, ताल्लुक भी रहा है कि वो रिजिडिटी थी। एंड में हल वही निकला एंड में कि झुकना ही पड़ा, एडजस्ट करना पड़ा। झुकना मत कहें आप, एडजस्टमेंट की ना आपने, अपनी मिजाज की गई तो काम चल पड़ा। हम ये क्यों नहीं सिखाते बचपन से लोगों को कि एक 2 बंदों की रिलेशनशिप से लेके 200 करोड़ के मुल्क को चलाने के अंदर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, एडजस्ट करना पड़ता है एक आइडियल पोजीशन पे पहुंचने के लिए। ये रूट मैप नहीं है इनके पास।
और जब उसमें एडजस्टमेंट की सिफत कमजोर कर दी जाएगी, मगर आपने उसको MBA BBA बना दिया है, इंजीनियर डॉक्टर बना दिया है, AI स्पेशलिस्ट बना दिया है, या कुछ भी बना दिया, तो आजकल पेरेंट्स ग्लोरीफाई करते हैं जी मेरा बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है। क्या बात है जी, आपका बच्चा कितना बड़ा एडजस्टमेंट अकोमोडेट कर सकता है, इस पर उसको किस स्केल पे रेट कर रहे हैं आप? बिल्कुल ही फारिग फेल इंसान है ये। मतलब आपने अपनी बेटी को पढ़ाया है, क्या बात है, मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया है, अच्छा, और कितनी उसमें एडजस्टमेंट क्वालिटी सिखाई है आपने? या सारी एडजस्टमेंट सिर्फ पैसे बेस्ड ही सिखाएंगे आप उसे कि भाई जहां पैकेज अच्छा होगा तो मैं एडजस्ट कर लूंगा या कर लूंगी? आपके कॉरपोरेट का सिस्टम, आपकी दुनियादारी का सिस्टम, ये सारा एडजस्टमेंट पे खड़ा हुआ है। इस पे ये खड़ा ही इस चीज के ऊपर है कि भाई नहीं हुआ तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। आपकी जॉब, आपका पूरा स्ट्रक्चर ही आप नहीं देंगे, मैं कहीं और चला जाऊंगा। तो जब माइंडसेट में यही आएगा ना कि मैंने एडजस्ट नहीं करना किसी कंपनी के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने इतना लंबा, मेरी CV की स्ट्रेंथ ही एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ 10-12 साल लगाए हुए नहीं है, तो मार्केट के अंदर शादी में भी ऐसे लोग मिलेंगे। आपका माशरा ही ऐसा है। किसी ने कुछ पर्क्स ऑफर किए, ख्याली पुलाव दिखाए, कंपनी छोड़ दी। तो रिटेंशन के मसलों को हैंडल करते हुए HRM को हमारा लेक्चर है कि हमें बुलाएं। हमारे जैसे लोगों की जरूरत है आप लोगों को माशरे के अंदर, ये बताने के लिए कि सिस्टम कोई बहुत तरक्की नहीं कर रहा अगर लोग इंडिविजुअलिज्म पे तलाकें लेके और एक दूसरे को छोड़ के तन्हा पसंदी से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अकेला इंसान तो शैतान का शिकार होता है, और यदुल्लाहि अला जमात, और जमाती घराने के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है, चाहे वो घराना प्रोफेशनल घराना हो या खानदानी घराना हो। तो आपकी क्या अचीवमेंट है अगर आज की आपकी तालीम ने या आज की आपकी तरबियत ने उसको तन्हा पसंद बनाया है? लोगों के साथ एडजस्ट करें ना। एडजस्टमेंट के क्राइटेरियाज में वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना बड़ा है, और जीरो है, फेलियर है, तो इसको ग्लोरीफाई नहीं किया जाता जी। बड़ा पढ़ाई की है इसने, बड़ी तालीम हासिल की, यानी सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं, बस ये नहीं बताया जाता अगर ऐसा कुछ ना हो फिर क्या करना है? एडजस्टमेंट भी फिर देखी जाती है एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट। यानी हमने पूरे माशरे को बॉलीवुड दिखा दिया कि ऐसा होता है सब कुछ, और उसके बाद अगर ये ना हो तो अडेप्टेबिलिटी के लिए एक और नुक्ता भी मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा। लाइफ पे हर कमाल मैच्योरिटी पे पहुंचने तक बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है किसी भी क्रिएशन ऑफ अल्लाह को। एक शेर के बच्चे का सफर ले लें, एक सी लायन को देख लें, आप एक मगरमच्छ को देख लें, आप एक खरगोश को ले लें, आप इस कायनात में किसी पौधे को ले लें, दरख्त को ले लें, किसी मॉलिक्यूल का ले लें, उसका सफर बहुत मुश्किल है कि वो अपनी जेन्युइन एक्सीलेंस के ऊपर अल्टीमेटली शाइन कर रहा हो, चमक रहा हो वहां पे। कुछ लोग बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, कम नुकसान के तहत पहुंचते हैं यहाँ पर, और कुछ लोग बहुत बर्बादी करके पहुंचते हैं, और कुछ पहुंच ही नहीं पाते, मर जाते हैं और अदम में चले जाते हैं। हमारी बेसिक तरबियत में हमारे बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाया जा रहा, हमारे यूथ को भी, कि तुम्हारा अभी कमाल है नहीं, आना है। ओके। आपकी पूरी मीडिया, आपका सिस्टम ये ग्लोरीफाई कर रहा है हमेशा से कि 40 प्लस का इंसान जो है, या 40 के करीब की उम्र जो है, ये बुढ़ापा है या मिड एज है, और असल कमाल जो है वो एक 18 साल के बच्चे का है। बल्कि अब तो जो ड्रामे आ रहे हैं उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं वही 16-17 साल के हैं, स्टोरी उनके ऊपर है। तो ये बर्बाद कर रहे हैं ना लोगों को। उनको ये समझाना चाहिए कि असल एक्सीलेंस जो माशरे की है वो 35 प्लस पे है, और उससे पहले तुम्हारा एक बहुत सख्त इम्तिहान लेगी ये कायनात, तुम्हें उस एक्सीलेंस तक को रियलाइज कराने के लिए, उसे एक्नॉलेज कराने के लिए, उसे मेच्योर कराने के लिए। तो हमारे लोग ये क्यों नहीं सोच के मैदान अमल में आते, जो डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं, कि भाई कहीं ना कहीं खाल तो उतरनी है मेरी। सही है। जिसे हम कहते हैं ना छिल्ला उतरना, जिसे हम कहते हैं यू गेट पील्ड ऑफ, मार तो कहीं ना कहीं पड़नी है। अगर रिश्ते में पड़ रही है, दोस्तों में पड़ रही है, खानदान में पड़ रही है, या प्रोफेशनल लाइफ में पड़ रही है, जहां भी मार पड़े उसे ब्लेसिंग लेते हैं।
उसे डिप्रेशन नहीं लेते कि इंसान की मैच्योरिटी और क्लैरिटी और कन्विक्शन और सर्टेनिटी के जो लेवल्स हैं वो एक्सपीरियंस के बाद आते हैं, और बड़े सस्ते एक्सपीरियंस के अंदर आपको असल रियलिटी कायनात की पता चल गई, जिसके तहत आप रहते रहते एक बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं और बड़ा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 4 शादियों का नुकसान करके आपको ये बात समझ में आ रही है, तो भाई आप छोटे से ग्रास रूट लेवल पर 2 इंसानों के साथ ताल्लुक करके आपको ये पता चल सकता था कि हर आदमी को एक डंडे से नहीं चलाते। यू डोंट रन एवरीवन विद वन यार्ड स्टिक। ये एक बेसिक उसूल है रिलेशनशिप्स का। हजरत ने 4 शादियां खराब कर दी, मगर ये बात समझ नहीं आई। मैंने अभी किसी को समझाया था, एक इंसान को, कि ये खातून ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। उन्होंने किया काम पूरा अपना, सही। 6 महीने बाद अब वो डिवोर्स ले रहे हैं। वो खुद ही भाग गई उनकी तरफ से, क्योंकि वो उन्हें जिस मॉडल में एक्सेप्ट कर रही थी ना, वो खातून जो थी, वो मॉडल में उसकी मर्दानगी बिल्कुल जीरो हो जानी थी। जो मर्द को अल्लाह ने एक बनाया है ना, अब ये कोई फेमिनिज्म वाला दिमाग हो, ऑब्वियसली भाई आप एक मर्द को अल्लाह ने दुनिया में अलहदा हैसियत दी है, औरत को एक अलहदा हैसियत दी है। जो उसके मकाम है वहां हम नहीं पहुंच सकते, और जो एक मर्द की प्रेजेंस है उसमें तो कोई और नहीं पहुंच सकता। तो वो अपनी उस प्रेजेंस के आर्टिकल्स के साथ ही मां मर्द है ना। सही है। तो अगर वही चीजें कॉम्प्रोमाइज होके अगर वो एक रिश्ते में एंटर हो रहा है, तो फिर उस मर्द का उस रिलेशनशिप में होने का फायदा है कि अगर वो मर्द ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो मैंने उसको बोल दिया था कि ये नहीं चलेगा मामला इसके साथ तुम्हारा। ये तुम्हारी उस आर्टिकल को कॉम्प्रोमाइज करा के ही अपना कंफर्ट जोन क्रिएट करेगी। नहीं मानी उसने मेरी बात। वही वो एंड के अंदर वो आखिर में कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकते। नहीं, उसने बोला पहले उसने बोला मुझे शादी के अंदर ना फुलफिलमेंट नहीं है मेरे। तो मैंने उसको बोला तुम थोड़ा सा ये वाला आर्टिकल रिक्लेम कर दो। रिक्लेम कर। उसने क्लेम किया, वो भाग गई उसे छोड़ के। तो ये बड़ी ज़रूरत होती है तरबियत में। स्पाउस कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो स्पाउस सिलेक्शन के अंदर ये फैंटेसी और आइडियलिज्म और ये बॉलीवुड और हॉलीवुड की लव स्टोरी से थोड़ी आ रही। आपने तो अपने मिजाज, एटीट्यूड और अपनी सोच और अपने बाप की तरबियत और माहौल जिसमें आप पले और जो विजन आपने देखा उसके तहत निकाह किया जाता है। सही है कि भाई ये इंसान मेरा वहां तक साथ देगा ना। मेरा तो सफर आज से लग रहा है कि लेकिन इस चीज़ के लिए तो काफ़ी, ये तो डिटेल्ड बात है ना, ये उसके लिए बड़ी इंसाइट्स चाहिए आपको। शरीयत तो कहती है एक नज़र देख लो, तो एक नज़र देखने से ये सारी चीज़ें ना पता चलेंगी। तो इसका मतलब है एक नज़र देख लो जब कहा था उस वक्त तो शरीयत के पूरे आर्टिकल स्टैब्लिश थे ना उस दौर में। तो एक नज़र देखने के अंदर ज़रूरत नहीं थी 10 नज़र देखने की, क्योंकि सामने वाले का विजन क्या है, कितना कॉम्प्रोमाइज। वो सोसाइटी पूरी जो थी ना, वो सोसाइटी विजन पे खड़ी हुई थी। अब क्या करें? उस वक्त तो सोसाइटी के अंदर तरबियत की ज़रूरत नहीं थी। आप सल्लम कर चुके हुए थे सारा काम। सोसाइटी ऑटोमेटिकली इन फंक्शंस पे काम कर रही थी कि कैरेक्टर बड़ा होता है, पैसे बड़े नहीं होते। सही है। साथ बड़ा होता है, निभा बड़ा होता है, घरों के छतों के साइज नहीं देखे जाते। ये कैरेक्टर, ये चीज़ें स्टैब्लिश थी। उसके अंदर अगर फिर कहते थे मोहब्बत और उल्फत बढ़ाने के लिए आप देख लें उसको, तो उसका मतलब ये थोड़ी था कि उनको ये मसला था कि ये अखलाक के अंदर अपनी बेसिक्स के अंदर ही कमज़ोर है। तो उस पर, क्योंकि आप सल्लम ये हदीसें सुना रहे थे ना कि जिस वो एक औरत वो है जो नमाज रोज़ा कम करती है मगर अखलाक में अच्छी है, अपने पड़ोसियों के हकूक़ अच्छे रखती है वगैरह, वो हिया फिल जन्ना बनिस्बत के उस खातून के जो अपना नमाज रोज़ा सारा अच्छा करती है मगर मुंह ज़ुबान अखलाक के लिहाज से बहुत उसके मामलात हैं, तो हिया फिर नार आपने कहा। तो ये माशरे की ट्रेनिंग इतनी अच्छी थी कि गुडनेस खुद ही एक्चुअलाइज होके रिकग्नाइज हो जाती थी। बस आपने जो एक इमोशनल स्पिरिचुअल एंड और एक पर्सनल एंड से जो पसंद होती है उसका शरीयत ने लिहाज किया कि देखो अपने स्पाउस को, तुम्हारे दिल की तमन्नाओं का भी ख्याल रखा जाएगा। हम लेकिन एक बेसिक काम एक इंसान पर हो रहा था उस पर। आज के माशरे में ना माशरे ने बेसिक काम किया हुआ है, ना तालीमी इदारों ने बेसिक काम किया हुआ है, ना मीडिया ने बेसिक काम किया हुआ है, और उसके बाद आप देख रहे हैं। तो भाजन ये सिर्फ देखने की हद तक नहीं रहेगा, इसमें एक पूरी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती है जिसके तहत हम डिसाइड करते हैं कि ये जोड़ा चल सकेगा नहीं चल सकेगा। कैन यू लिस्ट द फेमस रेड फ्लैग्स जो कि सबको पता होने चाहिए? बिकॉज हम पूरा, क्योंकि आपने जब कहा कि भाई तालीम जो है वो गारंटी नहीं करती, आपने अगर डिग्रीज ली हुई हैं, क्वालिफिकेशन है आपकी, नहीं, तो ये नहीं गारंटीड कि आपको जिंदगी भी जीना नहीं, आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना आता है, आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी है नहीं। तो फिर अगर ये चीज़ें इससे नहीं पता चलती तो व्हाट एल्स डू वी हैव? फिर हम आप ये बता दें अवाम को भाई रेड फ्लैग्स क्या होते हैं। रेड फ्लैग्स का मतलब ही पूरी अवाम को, पूरी सोसाइटी को चैलेंज करना हो जाएगा।
लोग तो कहेंगे आपने तो हमारी बेस ही उखाड़ के फेंक दी है। लेकिन मैं, अगर आप कहना चाहते हैं तो मैं कह देता हूँ, कुछ उससे शादी करें। माशरे में ये जज करने का क्राइटेरिया क्या होगा कि ये बहुत कम सेल्फ सेंटर्ड इंसान है। ऐसा दूल्हा कहाँ से लेंगे आप? फिर इससे एक आइडियलिस्टिक वर्जन भी नहीं, आइडियलिस्टिक वर्जन की बात नहीं है। आपको हमने लोग ऐसी लिस्ट लेके आते हैं, ये तो नहीं मिल सकता भाई दुनिया में। किसने कहा है आपको ये? लोग तो लेके क्या आते अल्लाह हैं। की फैक्ट्री के अंदर अच्छे इंसान बनना बंद हो गया? नहीं, क्या लेकिन इस दौर के अंदर तो सर्च करना पड़ेगा। परफेक्शन तो नहीं है ना। परफेक्शन कौन कह रहा है? एक बेसिक ट्रेट चाहिए आपको जो रिश्ता अच्छा चला सकता है, कि एक इंसान अपनी जात में कंज्यूम करने के बजाय लोगों को कंज्यूम कर लेता है अपने अंदर। ये बेसिक ढूंढें। और एक सेल्फिश इंसान पूरी कायनात को अपना स्ट्रेस कंज्यूम कराएगा, और एक लार्जर देन लाइफ, नॉट सेल्फ सेंटर्ड, जो अपने आप से आजाद इंसान, वो लोगों को जगह दे सकता है। जो लोगों को जगह दे सकता है वो लोगों के स्ट्रेस को भी जगह दे सकता है, उनकी बकवासियात को भी जगह दे सकता है, उनकी फजूलियात को भी जगह दे सकता है, उनके तकब्बुर को भी जगह दे सकता है, उनके गुस्से को भी जगह दे सकता है। सबसे बेसिक रेड फ्लैग है भाई, सेल्फ सेंटर्डनेस कितनी है, सेल्फिशनेस कितनी है, और जो है वो लार्जर देन लाइफ हार्ट कितना है। ये बेसिक फ्लैग है रिश्तों के ढूंढने के ये लिए। कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? ये भी इसी पॉडकास्ट में करना है। नहीं, ये तो बेसिक, यही तो, ये किसी सीवी में नहीं लिखा होता ना। देखें, एक बंदे का ये लिखा होता है कि ये भाई डिग्री है। एक मैयत के बारे में उसूल है वाह भाई, एक मैयत के बारे में उसूल है कि अगर 40 लोग में कोई 10 एक लोग या 20 लोग उसके बारे में तारीफ करते हैं तो समझ लें अच्छा ही इंसान था। तो क्या माशरे के अंदर मुर्दे के बारे में पता करना आसान है, तो जिंदे के बारे में पता नहीं चल सकता ये बेसिक में कैसा आदमी है? मेरे बारे में आपने पता करवाना है, ठीक है, एक मेरी ये वाली इमेज है और एक वैसे सिस्टम में इमेज है, तो आपको अच्छी भी बातें मिलेंगी, बुराई भी बहुत मिल जाएगी। ये बातें तो सुनने को मिलेंगी ना भाईजान, नीचे नीचे नहीं आते किसी के, मिजाज है। तो ठीक है, जो इस चीज का तालिब है कि भाई मैं एक ऐसे इंसान के साथ काम करना चाहता हूँ जो हम अपनी नाक भी नहीं किसी के नीचे लाता होगा और हमारी भी नाक नहीं झुकाएगा, तो चेक। तो मैंने बेसिक ये बोली है कि वही इंसान किसी दूसरे इंसान को घर दे सकता है, जगह दे सकता है, बिस्तर दे सकता है, इज्जत दे सकता है, मकाम दे सकता है अपने दिल में, जो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होगा। ऊपर से आपको बड़ा चिकना चुपड़ा दिख रहा होगा आगे से, मगर दिल होगा चिड़ी जितना दिल होगा उसका। दिल कैसे चेक लेंगे? इसका क्राइटेरिया पता कराते ना लोग। यही तो मेरी बेटी होगी तो पता करवाएंगे ना, मिजाज कैसा है, गुर्बत में भी मिजाज कैसा है, कम उम्री में भी मिजाज कैसा है, मिजाज कितना शाही मिजाज है। ये चीजें जब अल्लाह के नबी ने बयान किया था 4 चीजों का, उसके अंदर फिर दीन के अंदर डालेंगे? नहीं, आप उसके अंदर आप उसका दुनिया देखें। अल्लाह के नबी ने, आप लोग दुनिया देखते हो, मतलब उसका नस्ल देखते हो, हसब नसब देखते हैं, देखा जमाल देखते तो ये उसमें ये थोड़ी का तुम में से बेहतर हुआ जो दीन देखे। दुनिया में सबसे बड़ा दिल का इंसान वो है जो अपने दिल में अल्लाह को जगह दे दे। दीन के अंदर ही आ जाएगा। जो अल्लाह को जगह नहीं दे सका वो लोगों को क्या जगह देगा? सही है। और जो अल्लाह का खाए ना, अब इसके अंदर फिर भी मैं आपको ये कहूंगा, सिर्फ ये मत कहें कि उसने अल्लाह को, कुछ लोग अल्लाह को जगह दे सकते हैं मगर इंसानियत को जगह नहीं देते। ये भी है ना कि जी, मैं पहले बता दूं, धोखे में मत जाएगा। अल्लाह के लिए किसी की दाढ़ी है या पर्दा करता है, अल्लाह को जगह दी है उसने, अल्लाह को सबमिशन दी है, अल्लाह को बड़ा दिल दिखाया है। सही है, मगर इंसानों के लिए उसका दिल बंद है। फिर देखना पड़ेगा ना, ये चेक लेना पड़ता है इन चीजों के बारे में। रैकी यही बेटियों के बापों ने यही तो करना होता है। आजकल बेटों के बापों ने भी देखना होता है। बेटों के बापों में ही देखा। अभी मैं रिसेंटली किसी को समझा रहा था, अपनी फैमिली में समझा रहा था कि भाई जितनी ज्यादा तरक्की आ रही है इसके अंदर, और जितनी ज्यादा अपनी, जैसे मैंने बोला ना, किसी से भी पूछते हैं भाई औरतों को आप पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, जबरदस्त बात है, एजुकेटेड औरत होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है? जब उसने एक ना एक वक्त के अंदर एक सल्तनत में किसी का नेक्स्ट बनना है, तो हुकूमत करने वाली सोच कैसे बना रहे हैं आप इसके अंदर? किसी की हुकूमत का हिस्सा बन के वाली फितरत क्यों खत्म कर दी आपने? तो अगर आप एक हमारी बेटियों की तालीम के अंदर ये तो एक डेटरेंस होना चाहिए ना, कि अगर कोई आगे फिरौन टकर गया तो खुद सरवाइव कर सकती है। मेरी अगर बेटी होगी मैं उसको इसी सेंस से पढ़ाऊंगा। तो मैं मांगता हूँ अल्लाह ताला मुझे एक दे बेटी, माशाल्लाह 3 बेटे दिए अल्लाह ने। मेरी बेटी होगी मैं उसको पढ़ाऊंगा इसी सेंस से कि बेटा किसी की गुलामी नहीं करनी पड़े। अगर वो किसी के सल्तनत का पार्ट कैसे बनेगी? अगर आगे से वो लेवल की लार्जर देन टेंडरनेस है उसके दिल में देने की, तो जरूरत नहीं है ना अपनी 2 ईंट की दुनिया चमकाने की। जब वो चमका के रानी बना के बैठा हुआ है,
तो व्हाई डू यू नीड टू गेट, फिर पैशन की बात और है तो वो एक और चीज़ है, वो अंडरस्टैंडिंग से हस्बैंड वाइफ मैनेज कर सकते हैं कि अगर बेगम कहती है मेरा पैशन है, मैं अपनी जिम्मेदारियों से हट के पूरे आपकी लाइफ की इंस्टीट्यूशन को दिया है, मेरी अपनी भी कुछ है, वो अपनी आपस में अंडरस्टैंडिंग में मनवा सकती है। मगर प्रायर गोल उसका अगर यही है कि जी मेरी एग्जिस्टेंस इज अबव माई फैमिलीज एग्जिस्टेंस, ये भी अंडरस्टैंडिंग पे होगा तो ठीक है। अब गायनाकोलॉजी जो है उसको तो मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा ना, तो उसके तो हस्बैंड को, तो उसको फिर उस तरह का स्पाउस लेना चाहिए जो उसकी उस पोजीशन को समझ सके, इस्लामिक सिस्टम के अंदर भी हो या नॉर्मल सिस्टम में, कि भाई गायनाकोलॉजी इज अ फुल टाइम जॉब, मेरा इतना % कॉम्प्रोमाइज होगा तो तुम में अगर है, तुम इतना मुझे दे सकते हो तो मैं मैरिज के ये वाउस पूरे कर सकती। तो उसके अंदर भी मशावरत करें ना, बड़ों से पूछें, सिस्टम में जो बैठे हैं, जी मेरा ये निकाह इसके साथ चलेगा नहीं चलेगा। तो बात यहां पर ये है, लेकिन एक नॉर्मल एवरेज के ऊपर एक हस्बैंड की ही, जब एक हस्बैंड मार खा रहा है, मेहनत कर रहा है, पागलों की तरह पैसा कमा के लेके आ रहा है, इसलिए ताकि उसकी बीवी वो कंफर्ट में रहे जिसमें वो कंफर्ट क्रिएट कर रहा है उसके इर्द गिर्द, ताकि उसे अनकंफर्टेबल नहीं होना पड़े। उसे अनकंफर्टेबल होके धक्के खाने की क्या जरूरत है? तो उसकी एजुकेशन जो है वो तो एक डेटरेंस है कि किसी दिन अगर उसके साथ कोई ज्यादती कर दे, जुल्म कर दे, उसको बीच सड़क में छोड़ के चला जाए कोई, तो वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, वो अपना खुद गुजारा कर सके। सही है। आजकल के माशरे में घर आई हुई बेटी को भी बहुत ताने सुनने पड़ते हैं अगर उसकी तलाक हो जाए, तो ये उसका डेटरेंस होगा, भाई मैं आपके ऊपर बोझ थोड़ी हूँ, मैं अपना कमा सकती हूँ, मैं जॉब कर सकती हूँ। तो ये एक एज अ स्टैंड बाय स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बिलफर्ज अगर ये मेन स्ट्रीम भी वो बनाती है तो फिर शादी अंडरस्टैंडिंग से करिएगा जी। शादी आपने एक ऐसे शोविनिस्टिक आदमी से की है जो पैर की जूती समझता है, आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी वल्नरेबिलिटी की वजह से, और अब आपकी जॉब उसको खटक रही है। तो यूके के अंदर एक केस नहीं आया था मेरे पास अभी, हाईली एजुकेटेड कॉम्पिटेंट औरत को एक हाईली एजुकेटेड कॉम्पिटेंट मर्द से शादी हुई और एंड के बाद उसने उसको बर्बाद कर दिया, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सका उसकी तरक्की को। तो भाई व्हेन यू आर द काइंड ऑफ you are, then the kind of spouse should be selected based on what you are, what you can compromise and what the other person can compromise. सही। तो आप टोटल ऑपोजिट पे जाके लाइन ब्रेक करके करेंगे तो नुकसान होगा आपको। सो मैं इसको इसी तरह रैप करता हूं बात को कि हर चीज आज में नहीं देगी आपको, उसके बेनिफिट्स लॉन्ग में आपने सोचने होते हैं। तो आप डिसाइड करते हो भाई क्या इसमें इतनी बेसिक जान है इस रिश्ते में कि मैं इसमें 20 साल इन्वेस्ट करूं या ना करूं। इन्वेस्टमेंट नेचर आप इनका समझें, ना कि यूर इन अ शॉप जहाँ पे आप फॉरेन खरीद रहे हैं, हाँ, बिल्कुल मिल रही है आपको। हाँ, ये ऐसे नहीं हो सकता। जज़ाकल्लाह शेख साहब, थैंक यू।